प्रतियोगी विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रारंभ क्लासेज में। 10 कवार सीरीज के तहत आज बारी है सीरीज नंबर 14 की। और सीरीज नंबर 14 में हम देखेंगे क्या 17 अगस्त के 10 प्रश्नों के आंसर और 18 अगस्त के 10 नए प्रश्न। उम्मीद है कि आप इन प्रश्नों को हल कर रहे होंगे। इन प्रश्नों को हल करिए, आंसर से मिलाइए और हर प्रश्न की व्याख्या ध्यान से सुनिए। तो ऐसे ही होगा क्या कि ये प्रश्न तो होते ही रहेंगे, साथ ही साथ जितना आधुनिक भारत का ये पोर्शन है, ये हिस्सा, वो धीरे धीरे कवर होता चलेगा। सारे एग्जामों में काम आना है। पेट से लेके यूपीपी तक, यूपीपी के आगे एसएससी तक, एसएससी के आगे यूपी एसएससी तक, उसके आगे आरओ, उसके आगे एपीओ, उसके आगे बीईओ, पीसीएस, यहाँ तक कि आईएएस तक के क्वेश्चंस पेपर में भी यहीं से क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, बस इनका समझना जरूरी है। तो वो समझेंगे कैसे आप? जब इन प्रश्नों को आप घर पे करने की कोशिश करेंगे तब पढ़ के। ठीक है, कोई भी बेसिक किताब उठाइए आधुनिक भारत की, और जो चैप्टर चल रहा है, जैसे स्वदेशी आंदोलन था तो 1905 बंगाल विभाजन खोल लेना चाहिए था, वहाँ से पूरी चीज़ें कवर हो जाती। ठीक है, चलिए आप लोग ऐसा करिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं 17 अगस्त के प्रश्नों के उत्तर की तरफ। तो जो अपना पहला क्वेश्चन था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस आंदोलन में महिलाओं ने पहली बार भाग लिया। तो यहाँ ध्यान दे लेना है कि 1857 से ही हम जोड़ते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत, लेकिन महिलाओं ने उसमें भाग नहीं लिया था खुले तौर पर। ठीक, तो जो पहली बार जब महिलाओं ने भाग लिया तो वो आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, अब कल के अगर 10 क्वेश्चन में देखें, यानी कि सीरीज नंबर 13 में, तो वहाँ हमने देखा था स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ, तो वो डेट थी अपनी 7 अगस्त 1905, और प्रारंभ कहाँ से हुआ था? टाउन हॉल कलकत्ता, आज का कोलकाता, यही था ना। तो ये पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ठीक, सेकंड नंबर क्वेश्चन अपना था स्वदेशी आंदोलन का नारा क्या था। तो स्वदेशी आंदोलन के दो नारा थे, आत्मनिर्भरता एवं आत्मशक्ति। तो जब आप स्वदेशी अपनाने की बात करें तो जाहिर सी बात है हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा उन चीज़ों के लिए भारत में, तभी तो हम स्वदेशी अपना पाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि हम सारी चीज़ें छोड़ देंगे। कुछ चीज़ें जो विदेशों से आ रही थी, जब हम अपने यहाँ उनको बनाने लगेंगे तो जाहिर सी बात है सारी चीज़ें हो जाएंगी स्वदेशी और हम हो जाएंगे आत्मनिर्भर। और आत्मनिर्भर होने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? चाहिए आत्मशक्ति, यानी आत्मबल। तो ये दो चीज़ें ध्यान में रखना है कि स्वदेशी आंदोलन का जो नारा था, दो शब्दों में अगर इसको बांटना हो तो आत्मनिर्भरता एवं आत्मशक्ति। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 3 नंबर क्वेश्चन था कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी एवं बहिष्कार के प्रस्ताव पास किए गए? इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रख लेना है जगह इस अधिवेशन के अध्यक्ष। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना है कि पहले कांग्रेस अपने मन से, कांग्रेस में दो दल थे, एक था नरम दल, एक था गरम दल। तो नरम दल वालों की जो नीति थी वो सरकार के साथ सहयोग करने की, और गरम दल वालों की नीति थी वो सरकार के साथ सहयोग करना चाहते थे लेकिन अपनी शर्तों पर। तो गरम दल वाले चाहते थे स्वदेशी और बहिष्कार। जो ये आंदोलन शुरू हुआ बंग भंग आंदोलन के तहत, जो स्वदेशी आंदोलन चला, इसको वो समर्थन देना चाहते थे। वही नरम दल वाले इसके समर्थन से पीछे हट रहे थे। लेकिन अंततः 1906 यानी कलकत्ता में अधिवेशन हुआ कांग्रेस का 1906 में, जिसमें कांग्रेस ने अपने मंच से स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया। ठीक है, यानी कि प्रस्ताव पास कर दिया, और उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन पे, मुस्लिम लीग की स्थापना कब, कहाँ तथा किसके द्वारा की गई? इस समय भारत का वायसराय कौन था? तो ध्यान रखना, दिसंबर 1906, जगह है ढाका, वर्तमान बांग्लादेश, और उस समय का अगर देखा जाए तो पूर्वी बंगाल। ये इसलिए ध्यान दिला दे रहा हूँ कि आजकल के क्वेश्चन है वो इस जनरेशन में जो वो क्वेश्चन बना रहे हैं ना, तो वो जैसे कैसे बनाएंगे। ढाका तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ढाका हमको पता है बांग्लादेश में है। अब उसी चीज़ को थोड़ा सा डाइवर्ट कर लिया वो, कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, बंगाल को बांट दिया, पूर्वी बंगाल में, पश्चिमी बंगाल में, असम में, ऐसे करके 4 ऑप्शन देगा आपके सामने। तो ये क्लियर होना चाहिए कि बंगाल का जब विभाजन हुआ तो जो आज बांग्लादेश है वो बना पूर्वी बांग्लादेश, जो आज पश्चिम बंगाल है वो बना पश्चिम बंगाल नाम से ही। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना है। 1906 में स्थापना हुई, ढाका वर्तमान बांग्लादेश, तत्कालीन पूर्वी बंगाल। इसके संस्थापक अगर पूछे तो नवाब सलीमुल्लाह खां, और अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो अध्यक्ष थे आगा खां और सचिव मोहसिन उल मुल्क।
और उसमें वायसराय थे लॉर्ड मिंटो। ठीक, इतनी ही चीज़ें ध्यान में रखनी है, सबसे बेसिक क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। अब एक थोड़ी बारीकी पे आते हैं, एक क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक देखते हैं कि अगर क्वेश्चन पूछा कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, ठीक है। अब ये ध्यान रख लेना है कि अगर ये आंसर में है ऑप्शन में, तो पहला आंसर हमारा सलीमुल्लाह खां होगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो दूसरा आंसर हमारा क्या होगा, आगा खां। अब ये दोनों ऑप्शन में नहीं है तो तीसरा ऑप्शन हमारा क्या होगा, मोहसिन उल मुल्क। तीनों अगर ऑप्शन में है तब क्या करेंगे, तो जाहिर सी बात है जिस पे हमने पहला निशान लगाया हुआ है, सबसे पहला हमारा आंसर मुस्लिम लीग के संस्थापक में सलीमुल्लाह खां। सलीमुल्लाह खां अगर ऑप्शन में नहीं है, अगर आगा खां है तो वहाँ आंसर हो जाएगा हमारा आगा खां। अगर सलीमुल्लाह खां और आगा खां दोनों ऑप्शन में नहीं है तो मोहसिन उल मुल्क ये हमारा आंसर होगा। ये है इस क्वेश्चन का ट्रिकी पॉइंट, ठीक है, जो ध्यान में रखना होगा। अब हमने इसमें आगे पूछा था ध्यान ये रखना कि जब कर्जन ने बंगाल विभाजन किया ना तो उसको भी चाहिए था समर्थन। तो उस संदर्भ में पूर्वी पश्चिमी को जब उसने बांटा तो हिंदू मुस्लिम की भावना तो भड़काई ही भड़काई, साथ ही साथ मुसलमानों को ये प्रश्रय दिया कि कोई एक ऐसा संघ बनाए या संगठन बनाए जो कांग्रेस के खिलाफ हो या कांग्रेस के ही समानांतर हो। इसी संदर्भ में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। नवाब सलीमुल्लाह खां उस समय ढाका के नवाब थे, ये भी ध्यान रखना होगा, ठीक है। वायसराय लॉर्ड मिंटो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। बंगाल विभाजन कब तथा किसके द्वारा रद्द कर दिया गया। बंगाल विभाजन रद्द करने की सिफारिश किस कमेटी ने की थी। तो बंगाल विभाजन जब रद्द किया गया ना तो उसमें तृतीय दिल्ली दरबार लगा हुआ था और जॉर्ज पंचम उसमें ब्रिटेन के सम्राट थे और क्वीन मैरी, इनका भारत आगमन हुआ उस तृतीय दिल्ली दरबार के तहत। तो वो तृतीय दिल्ली दरबार लगा था 1911 में और 12 दिसंबर 1911 को ही, अब यहाँ भी थोड़ा सा ट्रिक लगाना पड़ेगा। 12 दिसंबर 1911 को जो तृतीय दिल्ली दरबार लगा उसी में ही बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। अब ये ध्यान यहाँ देना है, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो जॉर्ज पंचम द्वारा ही बंगाल विभाजन रद्द किया गया, लेकिन जॉर्ज पंचम की जो उद्घोषणा थी उसको पढ़ा किसने, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। तो यहाँ भी वैसे ही इस क्वेश्चन को हैंडल करना है। अगर दोनों ऑप्शन में आ गए कि बंगाल विभाजन किसने रद्द किया, तो अगर दोनों ऑप्शन में है तो आंसर हमारा जॉर्ज पंचम जो ब्रिटेन के सम्राट। अगर जॉर्ज पंचम ऑप्शन में नहीं है तब हम जाएंगे हार्डिंग द्वितीय पर। समझ में आ गया, ये दो ट्रिक ध्यान में रख लेना है। अब आगे हमने पूछा था किस कमेटी की, तो ये ध्यान रखना कमेटी वही है अरुणडेल समिति जिसकी सिफारिश पर 1909 का अधिनियम पारित हुआ था, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1909, वहाँ भी मैंने क्वेश्चन पूछा था कि किस समिति की अनुशंसा पर, तो वहाँ भी हमने आंसर दिया था अरुणडेल समिति, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन पे आइए। मात्र एक अवसर जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अधिवेशन एक साथ एक ही स्थान पर हुए, अधिवेशन कब एवं कहाँ संपन्न हुए, ठीक है। तो पहला ऐसा अवसर बना, अब मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों आ रहे हैं करीब, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि तुर्की मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहा था और तुर्की का जो खलीफा होता था वो पूरे मुस्लिम जगत में सबसे बड़ा धर्मगुरु माना जाता था। तो इस संदर्भ में धार्मिक परिप्रेक्ष्य में अब एक ये वो समय था जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस थोड़ा नज़दीक आ रहे थे, ठीक है। तो इसी नज़दीकी का परिणाम हुआ कि बम्बई में एक अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का भी अधिवेशन दिसंबर 1915 में बम्बई में हुआ, उसी बम्बई में, और ठीक मुस्लिम लीग का भी अधिवेशन दिसंबर 1915 में बम्बई में ही हुआ। ये पहला ऐसा अवसर था जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अधिवेशन एक समय एक जगह पर हुए। हाँ, दोनों एक कमरे में या एक जगह पे नहीं बैठे, लेकिन जगह का मतलब कि बम्बई में ही अधिवेशन हुआ। तो मुस्लिम लीग का अधिवेशन भी बम्बई में हुआ और कांग्रेस का अधिवेशन भी बम्बई में हुआ, ठीक है। ये पहला मौका था और दूसरा मौका बना 1916 में जब लखनऊ में जो अधिवेशन हुआ वो भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन साथ साथ हुआ, ठीक है। फिर ये ध्यान रखना है उसके बाद फिर कोई ऐसा इंसिडेंस नहीं हुआ कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ज़्यादा नज़दीक आए। 1916 के बाद हम ये देखते हैं कि धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ते गई। 1916 भी हमें ध्यान में रखना होगा, जब हम कांग्रेस पढ़ेंगे तो वहाँ इसको बताऊँगा कि कैसे, यानी कांग्रेस से जब क्वेश्चन बनाऊँगा तब वहाँ देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या हुआ, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना है। अब आते हैं करंट पे। 7वां क्वेश्चन था अपना, सतत विकास रिपोर्ट 2023 के तहत प्रथम एवं अंतिम स्थान प्राप्त करता देश, ठीक है। तो प्रथम स्थान पर रहा फिनलैंड,
ठीक। और अंतिम स्थान फिनलैंड के बाद जो इसको अंतिम स्थान मिला, तो अंतिम स्थान पर दक्षिण सूडान। ठीक है, दक्षिण सूडान। और ये ध्यान रखना है 166 देशों को ध्यान में रख करके ये सूचकांक बनाया गया, 166 देशों पर आधारित है। ठीक है, अब हमने भारत का स्थान पूछा था, तो भारत का स्थान 2023 वाले में रहा 112वां। ठीक, तो ये तो पहले ध्यान रख लेना है। सबसे बेसिक क्वेश्चन यहीं से बनता है कि पहले स्थान पे कौन रहा, अंतिम स्थान पे कौन रहा और भारत का स्थान। तो भारत का स्थान 112, दक्षिण सूडान 166, क्योंकि 166 देशों को ध्यान में रखकर ही ये सूचकांक बनाया गया, और पहले स्थान पे रहा फिनलैंड। ठीक है, अभी ध्यान रखना है कि सतत विकास रिपोर्ट 2023 है क्या, तो यहाँ ध्यान रखिए UNSDG। ठीक है, UN का मतलब यहाँ पे यूनाइटेड नेशन, SDG का मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी सतत विकास लक्ष्य। ठीक है, तो ऐसे UN ने, संयुक्त राष्ट्र ने 17 SDG रखे हैं। ठीक, और ये तय किया गया है कि 2030 तक अमूमन हर देश इन 17 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त कर लेगा। किसी एक वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये सतत विकास लक्ष्य ये 17 के 17 हैं क्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किसने, कब एवं कहाँ से किया। ठीक है, तो ध्यान रखना है 8 नंबर का आंसर प्रधानमंत्री जी द्वारा। तो प्रधानमंत्री तो आपको पता ही होगा कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है, कब किया गया, 1 जुलाई 2023, 1 जुलाई 2023, और जगह शहडोल मध्य प्रदेश, शहडोल मध्य प्रदेश। ठीक है, ये तो करंट का आंसर हो गया। अभी देख लेना है कि एक शब्द जैसे हमारे पास आया ना सिकल सेल एनीमिया, ये है क्या, तो यहाँ से अब क्वेश्चन आपको मिलेगा सिकल सेल एनीमिया ये है क्या, तो पहले ध्यान दे लेना है कि आनुवांशिक रोग है। ठीक है, एक आनुवांशिक रोग है, यानी माता पिता से उनकी संतानों में ये रोग पहुंचेगा। ठीक, ये जो सिकल शब्द है ना, ये लैटिन शब्द है और इसका हिंदी अर्थ होता है हंसिया। हंसिया जानते हैं ना, जिससे धान और गेहूं काटा जाता है, उसी हंसिया की बात हो रही है। ऐसा क्यों कहा गया, तो जो सिकल सेल एनीमिया है पहले ये आदिवासियों में पाई जाती थी भारत के, लेकिन अब ये देखने में आ रहा है कि अन्य लोग भी इससे काफ़ी तेज़ी से प्रभावित हो रहे हैं। आपको पता होगा कि हमारे ब्लड में RBC और WBC लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं। तो ये जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं इनका आकार कैसा होना चाहिए, गोल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। और जब सिकल सेल एनीमिया से जब कोई व्यक्ति पीड़ित होता है तो ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं यानी लाल रक्त कणिकाएं, इनका आकार हो जाता है आधा, अर्धचंद्राकार यानी हंसिए की तरह। ठीक है, और हो जाती हैं ये कठोर, जिससे क्या होता है कि कई बीमारियां जो है व्यक्ति को ग्रसित करते रहती हैं, जैसे शरीर में जगह जगह दर्द होना, ये इसके सामान्य लक्षण हैं कि बिना वजह जहाँ भी रक्त रुका वहाँ दर्द होना शुरू हो गया। ठीक है, तो इसी अब ये भारत के लिए भी चिंता का विषय है, विश्व के लिए भी चिंता का विषय है। तो इसी संदर्भ में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुभारंभ किया गया है, या मिशन का शुभारंभ किया गया है। जगह है शहडोल मध्य प्रदेश, 1 जुलाई 2023, और किसके द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा। अब ध्यान क्या रखना है कि ये कैसा रोग है, आनुवांशिक रोग है, इसी पे ध्यान रख लेना है। ठीक, सिकल सेल एनीमिया एक आनुवांशिक रोग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन कहाँ तथा कब आयोजित किया गया। थोड़ा पुराना क्वेश्चन है लेकिन मैंने इसलिए दिया है कि इसकी जरूरत है हमको। 14-15 मई 2022 और जगह थी मुंबई। ठीक है, ये 9 नंबर का आंसर है आप लोग का, 14-15 मई 2022 और स्थान है मुंबई। और मुंबई किस राज्य में, इतना तो सबको पता है, महाराष्ट्र। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत कौन है। ठीक है, इस वजह से हमें 9 नंबर क्वेश्चन देना पड़ा। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत कौन है, इस क्रूज ने किस देश के लिए तथा कहाँ से अपनी यात्रा
प्रारंभ की। ठीक है, तो आंसर है 10 का MV एम्प्रेस। ठीक है, तो ये भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज पोत है, MV एम्प्रेस। ठीक, तो ध्यान ये रख लेना है कि भारत में भी पोत का मतलब, यहाँ क्रूज पोत का मतलब कि ज़्यादा पानी के जहाज़ तो आपने देखे होंगे टाइटैनिक जैसे, तो वो तो बहुत बड़ा जहाज़ हो गया। ये भी उसी तरीके के छोटे जहाज़ होते हैं, ठीक है, जो निकटवर्ती जगहों पर आने जाने के काम आते हैं। तो जो ये पहला चला एम्प्रेस, इसने कहाँ से यात्रा शुरू की और कहाँ पहुँचा? तो भारत से ही चला। भारत में स्थान है चेन्नई और गया कहाँ? श्रीलंका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत सेवा किन दो देशों के बीच शुरू की गई? तो भारत, श्रीलंका, और भारत में जगह कौन सी है? चेन्नई। कब? 5 जून 2023। 5 जून 2023। ठीक है, तो ये रहे अपने 10 क्वेश्चन। अब आते हैं 18 तारीख के 10 क्वेश्चन पे। हाँ तो विद्यार्थियों, अब आते हैं 18 अगस्त के क्वेश्चंस पर। ठीक है, तो 18 अगस्त के क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए। पहला क्वेश्चन है, 1916 में लखनऊ में हुए कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अधिवेशन की अध्यक्षता क्रमशः किसने किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 2, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की घोषणा कब तथा कहाँ की? क्वेश्चन नंबर 3, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब की एवं इनकी लीग का मुख्यालय कहाँ था? क्वेश्चन नंबर 4, तिलक तथा एनी बेसेंट की लीग का उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन नंबर 5, एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेल तथा वीपी वाडिया की गिरफ्तारी के विरोध में किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी? क्वेश्चन नंबर 6, भारत में क्रांतिकारी कार्यवाहियां सर्वप्रथम किस प्रांत से प्रारंभ हुई? क्वेश्चन नंबर 7, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? क्वेश्चन नंबर 8, टेस्ट क्रिकेट में पिता और पुत्र को आउट करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बल्लेबाज पिता पुत्र का नाम तथा उनके देश का नाम? क्वेश्चन नंबर 9, चंद्रमा तक पहुंचने वाला विश्व का पहला यान, वह यान किस देश द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 10, चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने में 18/8/2023 तक सफल रहे देशों की संख्या एवं उनके नाम। ये हैं 18 तारीख के 10 क्वेश्चन। ध्यान से देखना है और हर क्वेश्चन का आंसर ध्यान से देना है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत जल्द ही ऑनलाइन माध्यम से पेट की सीरीज लेके आने वाला हूं, थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।